हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसका ये अगला पार्ट रहेगा और इसमें हम लोग देखेंगे वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में देखते हैं। वित्त आयोग की संरचना हो जाएगा। वित्त आयोग में टोटल 5 सदस्य होते हैं, वो अध्यक्ष सहित, जिसमें अध्यक्ष के जो कार्य है इनका कार्य हो जाएगा सार्वजनिक कार्यों का, मतलब कैसे चुना जाता है अध्यक्ष को, तो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके 4 सदस्य होते हैं। सदस्य एक के जो प्राथमिकता है ये देख लेते हैं। सदस्य एक के जो होते हैं ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरा सदस्य जो होता है सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होता है। तीसरा सदस्य हो जाएगा वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। चौथा सदस्य हो जाएगा आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति। ये वित्त आयोग के टोटल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष सहित, और 4 होते हैं सदस्य। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा इसमें वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है, तो ये भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति रखवाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो ये किया गया अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष के होता है, ये होता है 5 वर्ष का। आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे भारत के वित्त आयोग और क्रम से देखेंगे और उनका अध्यक्ष हो जाएगा गठन और उनकी अनुशंसा वर्ष। पहला जो वित्त आयोग था इसकी गठन की गई थी 1951 में। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे केसी नियोगी। इनका अनुशंसा कार्य वर्ष था 1952 से 1957। दूसरा कौन थे, तो के संतनाम थे। तीसरा हो जाएंगे ए.के. चंद्रा। चौथा हो जाएंगे डॉक्टर बीपी राजमनार। उसके हो जाएंगे महावीर त्यागी। उसके बाद छठा हो जाएंगे ब्रह्मानंद रेड्डी। सातवां कौन थे, जे.एम. सेलेट थे। आगे बढ़ते हैं। आगे 8वां कहेगा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वाई.बी. चौबहार थे। इनके 9वां हो जाएंगे एन.के.पी. साल्वे थे। 10वां हो जाएंगे केसी पंत। 11वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे प्रोफेसर ए.एम. खुसरो। 12वां थे डॉक्टर सी रघुराजन। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर थे। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी थे। 15वां के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एन.के. सिंह, जिनका गठन हुआ था 2017 में। अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिंह हैं और इनका कार्यकाल हो जाएगा 2020-21 से 2021-26 तक। जो 16वां वित्त आयोग है इसका गठन 2023 में किया गया था। अध्यक्ष कहेगा तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। इनका कार्यकाल 1/4/2026 से लेकर 5 वर्ष तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं, तो ये वित्त आयोग के संस्तुति से निर्धारित होते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है इसमें वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। वित्त आयोग के मुख्य कार्य कहेगा तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है, ये होता है वित्त आयोग के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है, तो ये करता है वित्त आयोग। फिर से देख लेते हैं। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है, तो ये करता है वित्त आयोग। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है, तो ये करता है वित्त आयोग। वर्ष 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों को विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मानदंडों में कौन से 2 नए मानदंड शामिल किए गए हैं,
ये हो जाएगा जनसंख्यांकी प्रदर्शन, उसके बाद हो जाएगा कराधान प्रयास। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा वित्त आयोग अधिनियम जो था 1951 में, यह प्रावधान है कि किसी भी कोर्ट ऑफ ऑफिस से किसी सार्वजनिक अभिलेख को मंगवाने और उसके अपने समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए समन जारी करने के संदर्भ में वित्त आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। आगे बढ़ेंगे, आगे नीचे दिया गया क्वेश्चन है, आगे है ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे नीति आयोग के बारे में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था, यह हुआ था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो नीति आयोग जो है ये गैर संवैधानिक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे नीति आयोग के संरचना के बारे में। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य कहेगा, विशेष आमंत्रित सदस्य हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सदस्य जो होते हैं ये पूर्णकालिक होते हैं। अंशकालिक सदस्य कहेगा तो ये अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य कहेगा तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होते हैं? तो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे नीति आयोग के सचिवालय देखेंगे। आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें एवं परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान इनको दर्जा दिया गया है। नीति आयोग तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के बारे में देखेंगे। निर्माण कहेगा तो 1 जनवरी 2015 को हुआ। पूर्ववर्ती कहेगा तो पूर्ववर्ती यानी कि इसका पूर्ववर्ती नाम हो जाएगा योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र हो जाएगा भारत सरकार। मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कहेगा, उपाध्यक्ष वर्तमान में कहे तो डॉक्टर सुमन के बेरी। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? BBR सुब्रमण्यम। वेबसाइट हो जाएगा नीति.government.in। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? तो यह के संथानम का है।
पर है कि योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? तो ये के संथानम का यह कथन है। आगे बढ़ेंगे, आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते रहता है कि वरीयता अनुक्रम, यानी कि किस पद का वरीयता ऊपर या नीचे रहेगा। तो सबसे वरीयता क्रम में सबसे बड़ा पद हो जाएगा राष्ट्रपति का, इनसे नीचे उपराष्ट्रपति, इनसे नीचे हो जाएंगे प्रधानमंत्री और इनसे नीचे हो जाएंगे अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, इनसे नीचे पूर्व राष्ट्रपति, इनसे नीचे हो जाएंगे उप प्रधानमंत्री, इनके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष, इनके बाद संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, इनके बाद हो जाएंगे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल। इसके बाद देखेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यसभा के उपसभापति। आगे बढ़ेंगे, नया भारत @75 के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। आगे देखेंगे एक महत्वपूर्ण नीचे क्वेश्चन आता है, ये भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। नीति आयोग का जो उद्देश्य है ये आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की जो मान्यता देता है वो कौन देता है? तो ये चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है, यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनका पदावधि हो जाए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, यानी जो भी पहले हो वो लागू होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति की जाती है। आगे देखेंगे, दिसंबर 2023 में पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। यह अधिनियम निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्तों की सेवा, शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 324 में क्या है? तो चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। 325 में क्या है? चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 325 में है। आगे देखेंगे 326 में है लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव व्यस्त मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। 327 में है विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 में है राज्य विधायिका से संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। 329 में कहेगा तो चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों की हस्तक्षेप पर रोक। आगे बढ़ते हैं 329 के क में क्या है? तो प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। अगला है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ पे होता है? आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ पे होता है? तो ये दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव क्या किया जाता है? तो संचालित किया जाता है। आगे हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो 18 वर्ष। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो ये देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। सांसदों के अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा विधिक अधिकार। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? वर्ष 1985 में प्रदान की गई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो वहां पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो ये लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु तो उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होना चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? वर्ष 1989-1993 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 15 फरवरी 1985 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। आगे हो जाएगा, आगे इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है प्रमुख आयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अधिनियम के तहत सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमनार आयोग ने। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना के बारे में देखते हैं। अध्यक्ष हैं ये उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष का होते हैं, बन सकते हैं। सदस्य इसमें होते हैं उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य दूसरा जो होते हैं ये उच्च न्यायालय के कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तीसरा कहेगा, इसके जो तीसरा सदस्य होते हैं ये मानव अधिकार से संबंधित
कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति होते हैं। आगे देखेंगे पदेन सदस्य, ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और एक पदेन सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद अगला हो जाएगा, अगला पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला हो जाएंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। और अगला पदेन सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होते हैं। फिर अगला हो जाएंगे विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। आगे हम लोग भारत में लोकपाल की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। 23 मार्च 1919 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। भारत के प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो पिनाकी चंद्र घोष को। कब? 23 मार्च 1919 को। इनका चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष तथा एक प्रख्यात न्यायविद शामिल होते हैं। 10 मार्च 2024 को न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर को भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया। आगे देखेंगे 16 जनवरी को प्रतिवर्ष लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जनवरी को प्रतिवर्ष लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के उप श्रेणीकरण हेतु रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया था। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, वह अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज जिसको सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो हो जाएगा मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये गैर संवैधानिक है। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेल जोल या संबंधों की जांच करने वाली समिति को कौन सी समिति है? तो हो जाएगा बोहरा समिति। राजनीतिज्ञों एवं अपराधी के मेल जोल से जांच करने वाली समिति कहेगा तो बोहरा समिति हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का मुख्य सुझाव किसने दिया था? तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968 में। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो ये करता है राज्यपाल को। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर आधारित है? तो ये राज्य की संचित निधि पर आधारित है। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें देखेंगे लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा के बारे में। आगे राजभाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग के गठन कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1955 में, जिसका अध्यक्ष बनाए गए थे बीजी खेर। 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी और ये हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। ठीक होता है BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। आगे देखेंगे, आगे ये हो जाएगा संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा है। संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित टोटल 22 भाषा हम लोग देखेंगे। ये हो जाएगा असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी,
कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। उसके बाद देखते हैं उर्दू के बाद हो जाएगा डोगरी, बोडो, मैथिली तथा संथाली। ये 8वीं अनुसूची में स्थित 22 भाषा है। आगे हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है? तो इसका उल्लेख करेगा तो अनुच्छेद 350 के क में है। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाएं क्या थी? जोड़ी गई थी। आगे हो जाएगा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय कब लिया? तो ये लिया था 12 अक्टूबर 2004 को। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे अब तक 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। पहले ये 6 था और 5 जो था नया जोड़ा गया है। इसके बाद हो जाएगा टोटल 11 है। 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा वर्तमान में दे दिया गया है। तो देखेंगे कौन कौन हो जाएगा। तमिल हो जाएगा, इसको जोड़ा गया था 2004 में। संस्कृत इसको लाया गया 2005 में। तेलुगु 2008 में लाया गया था। कन्नड़ 2008 में लाया गया था। मलयालम का 2013 में जोड़ा गया। उड़िया जोड़ा गया था 2014 में। 7वां हो जाएगा पाली, ये 6 पहले के था और वर्तमान में ये 5 जो है भाषा वर्तमान में जोड़ा गया यानी कि 2024 में। ये हो जाएगा पाली, प्राकृत, असमिया, मराठी और बंगाली। अब टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी हो गई है? 11। ये 5 जो है न्यू जोड़ा गया है, पाली, प्राकृत, असमिया, मराठी तथा बंगाली। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे हो जाएगा राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 343 में क्या है? तो संघ की राजभाषा है। 44 में क्या है? राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। आगे बढ़ेंगे, क्षेत्रीय भाषाएं देख लेते हैं। अनुच्छेद 345 में है राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं। 346 में है एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। 347 में है किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में देखते हैं। 348 में है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 में क्या है? तो भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे विशेष विनिर्देश। 350 में किसका उल्लेख किया गया है? तो शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। 350 में क्या है? 350 के ए में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। 350 के बी में है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। 351 में क्या है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए केंद्र सरकार आदेश। केंद्र सरकार का आदेश हिंदी भाषा के विकास के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में की गई थी। आगे हो जाएगा, इसमें आगे है भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो ये संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो हो जाएगी बंगाली या बांग्ला। आगे इसमें है, आगे है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली
4 राजभाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।